हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। मोहे पनघट पे नंदलाल छिड़ गयो रे, मेरी नाजुक कलैयां मरोड़ गयो रे। मोहे पनघट पे नंदलाल छिड़ गयो रे। तो ये गाना निश्चित तौर पर आप पहचान गए होंगे और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ज़रूर कि ये गाना किस फिल्म का है, क्योंकि इस गाने से ही आज के लेक्चर की होने वाली थी शुरुआत और आपने ये गाना सुना और इसी गाने पर आधारित है आज का ये लेक्चर। नमस्कार, स्टडी IQIAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरत दुबे। दोस्तों, आज हम इसी गाने की परंपरा, इसके पीछे की संस्कृति, इसके पीछे के जो कलाकार हैं, उनके जो पेशा हैं, उन सब के ऊपर आज चर्चा होगी और इसकी कहानी की शुरुआत होगी तवायफ से। तवायफ क्या है, इसके ऊपर भी चर्चा होगी और वो वैश्यवृत्ति तक कैसे पहुंचा, वो पेशा वैश्यवृत्ति तक कैसे पहुंच गया, इसके ऊपर चर्चा होगी। साथ ही साथ ये जो कोठा कल्चर है, जिसको हम लोग कोठा संस्कृति या कोठा कल्चर कहते हैं, ये क्या है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। 1960 में ये फिल्म आई थी मुगले आजम। शायद आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में सही उत्तर लिखा है। 1960 में फिल्म आई थी मुगले आजम। जो गीत अभी आपने सुना, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, ये उसी मुगले आजम फिल्म का गीत है और आप सभी ने कभी ना कभी इसे जरूर सुना होगा। आप में से ज्यादातर लोग ये समझते होंगे कि ये गीत जो है वो इसी फिल्म से लिया गया था, पर इतिहास इसके बारे में कुछ और कहता है। इतिहास कहता है, इतिहास के कुछ अभिलेख या इतिहास के कुछ आर्काइव्स जो हैं, आर्काइवल रिकॉर्ड्स जो हैं, वो ये बताते हैं कि ये गीत सबसे पहले इंदुबाला ने गाया था, जो कि एक प्रसिद्ध बंगाली अभिनेत्री और गायिका हुआ करती थी। और मजेदार बात यह है कि इंदुबाला, जो कि एक बहुत ही फेमस बंगाली गायिका और एक्टर थी, वो एक बहुत ही फेमस तवायफ गौहर जान की स्टूडेंट भी थी। आज की इस कहानी में गौहर जान के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे और ये भी डिस्कशन करेंगे कि गौहर जान और गांधी जी, गौहर जान और गांधी जी की भी एक बहुत ही फेमस कहानी है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। इस पूरे लेक्चर में आप देखेंगे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये गीत और फिर ये तवायफ, ये वैश्यावृत्ति, इस टॉपिक को उठाने के पीछे का रीजन क्या है, इसको आपके सेशन में लाने की क्या आवश्यकता रही है। उसके पीछे का कारण यह है कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि संजय लीला भंसाली की एक फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका नाम था, फिल्म क्या, जिसको वेब सीरीज कह सकते हैं आप, वेब सीरीज रिलीज हुई है, हीरा मंडी, द डायमंड बाजार। इसमें 6 तवायफें हैं। उन 6 तवायफों की कहानी को अलग अलग पार्ट में जो है, आपने देखा कि नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज है। तो इसी को आधार बनाते हुए आज का ये सेशन जो है मैं शुरू करूंगा। सेशन की शुरुआत में सबसे पहले हम तवायफ शब्द से शुरुआत करते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, तवायफ एक ऐसा शब्द है जो आज पर्याय माना जाता है वैश्या या नाचने वाली का। लेकिन क्या वास्तव में तवायफ का यही मतलब है, या फिर औपनिवेशिक भारत में, यानी कि जिस समय ब्रिटिशर्स भारत पे राज कर रहे थे, उस भारत में एक बड़े स्तर पर विक्टोरियन मॉरलिटी के परिणाम स्वरूप इसे गढ़ा गया था। विक्टोरियन मॉरलिटी का मतलब यह हो गया कि आप औपनिवेशिक शासन को समझें और उस समय जो शाही शासन है, जिसको हम विक्टोरियन शासन कहते हैं, और उसके तहत जानबूझ करके इसको गढ़ा गया। तो ये सब चीजों को जब हम जानेंगे तो सबसे पहले ये समझेंगे कि ये तवायफें जो हैं, ये तवायफ महिलाएं जो हैं, ये आखिर थी कौन और इन्होंने ऐसा क्या काम किया था कि इनको तवायफ से अब वैश्या कहा जाने लगा था। और आज हम में से बहुत सारे लोग, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब भी आप ईमानदारी से बताइएगा कि कितने लोग तवायफ और वैश्या को एक दूसरे का पर्याय ही सुनते आए हैं, या आज भी आपकी समझ में यही बना रहा है इस लेक्चर को सुनने से पहले। ईमानदारी से बताइएगा, सिर्फ यस और नो में। तो आखिर ऐसा उन्होंने कौन सा काम किया है? आज का लेक्चर इन्हीं तवायफों को समझने और भारतीय कलाकार का ये प्रतिष्ठित रूप हुआ करता था
एक प्रतिष्ठित समूह हुआ करता था। तो ये प्रतिष्ठित समूह, इनकी प्रैक्टिस, इनकी संस्कृति, यहां तक कि आज के इस लेक्चर में हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इस वर्ग की क्या भूमिका रही है, आपको मालूम चलेगा आज के इस लेक्चर के माध्यम से कि तवायफों का भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा योगदान रहा है। तो क्या योगदान रहा है, ये सब चीजें हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो आप देखेंगे कि न सिर्फ उनके प्रति ये एक जानबूझ करके नकारात्मकता जो है वो फैलाई गई है, तो वो नकारात्मकता क्यों फैलाई गई ये भी आपके समझ में आएगा। लेकिन हम सब केवल ये तभी समझ पाएंगे जब हम इसमें न्यूट्रल होकर के इन चीजों को जानने समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम न्यूट्रल होकर के नहीं जानेंगे समझेंगे, अगर हम पहले से ही दिमाग में बात रखेंगे कि यार ये तो एक गलत शब्द है, ये तो एक गलत पेशा है, तो फिर ये आज का लेक्चर आपके लिए, मतलब आप बायसनेस छोड़ दीजिए और बायस्ड बगैर हुए आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन इससे पहले कि मैं इन सब चीजों की डिटेल के बारे में आपको आगे बताऊं, मैं आपको सबसे पहले जानकारी दे देना चाहता हूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी की तरफ से आप सब लोगों के लिए GS फाउंडेशन बैच नंबर 8 की शुरुआत की जा चुकी है, जिसमें अभी भी एडमिशन ओपन है। एडमिशन लेने की जो अंतिम तिथि है वो 20 मई है। ठीक है, एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है वो 20 मई है। लास्ट डेट आपकी 20 मई है, 20 मई। तो 20 मई से पहले जो है आप एडमिशन ले लीजिए। अगर आप इस बैच में विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए एडमिशन लेते हैं तो आपको ये बैच अधिकतम डिस्काउंट के साथ 27,999 में मिल जाएगा, जिसमें 18 किताबों के सेट भी आपको उपलब्ध होंगे। लाइव क्लासेस होंगी, डेली डाउट सेशन होगा, डेली आपको आंसर राइटिंग प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही साथ जो है डेली बेसिस पे आपको मेंटरशिप यहाँ पर मिलेगी और MCQs वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। प्रीलिम्स की अलग से तैयारी होगी, मेंस की अलग से तैयारी होगी। मेंस के लिए आपको निःशुल्क आवासीय सुविधा ये कार्यक्रम दिया जाएगा। निःशुल्क आपको इसमें CSET की क्लासेस, निःशुल्क आपको करंट अफेयर्स के डेली बेसिस पे क्लासेस, निःशुल्क आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसीलिए हम इसको P2I बैच के नाम से जानते हैं। 30 महीने के आसपास इसकी वैलिडिटी है, तो आराम से आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू से शुरू करते हैं और सबसे पहले हम तवायफ शब्द का जो मतलब है उसको समझ लेते हैं। देखिए, तवायफ शब्द जो है वो शब्द आया है उर्दू के एक शब्द तवाफ से। ठीक है, तवायफ शब्द जो है वो उर्दू के तवाफ शब्द से बना है, और तवाफ शब्द जिसका कि मतलब है द सर्कल अराउंड, मतलब घूमना, गोल गोल घूमने से है। तो ये जो शब्द है ये उर्दू का तवाफ शब्द है। अब इसका मतलब यही है कि टू सर्कल अराउंड, यानी चारों ओर परिक्रमा लगाना है, चक्कर लगाना है, गोल गोल घूमना। जैसे आप लोगों ने कथक वगैरह देखा होगा, कथक में अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा चक्कर लगाया जाता है और गोल गोल घूम करके उस कला का प्रदर्शन किया जाता है। तो जो लोग इस तरीके का प्रदर्शन करते थे, गोल गोल घूम करके चक्कर लगाते थे, तो वहां से तवाफ शब्द आया है। और आप देखेंगे नृत्यांगनाएं होती हैं, एक बड़ा सा कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म पे वो गोल गोल घूम करके, नाच करके, नृत्य करके प्रदर्शन करते हैं। सो वो टर्म यहीं से क्रिएट हो गया तवायफ। और आपको मैं ये बता दूं कि तवायफ उस समय संस्कृति और शिष्टाचार, नृत्य, गायन, अदब, बातचीत करने का तरीका, चलने का तरीका, वस्त्र पहनने के तौर तरीके, बड़े और छोटों और अपने जो हमउम्र लोग हैं उनसे बात करने की तहजीब, इन सब चीजों में तवायफों को फ्लैग बेरर्स के तौर पर देखा जाता था। मतलब कि वे संगीत, नृत्य और इस तरीके के जो भी कुशल जो चीजें होती हैं, इस तरीके की जो भी परफॉर्मेंस जो परफॉर्म की जाती है, उसमें ये कुशल लोग हुआ करते थे, उनकी बड़ी इज्जत होती थी। और वो भी अगर आप देखेंगे तो वो भी मतलब एक तरीके से बड़ा सम्मान का पात्र हुआ करते थे। और इतना ही नहीं,
आर्थिक रूप से उनको स्वतंत्रता होती थी, वे अपनी कला के लिए, अपने कला के प्रदर्शन के लिए एक अच्छा हैंडसम सैलरी जो है उनको, या हैंडसम जो है वो रिवॉर्ड्स मिला करते थे, मतलब ठीक ठाक तरीके का इससे इनको कमाई भी होती थी। तो वो ऐसा नहीं है कि इस कल्चर में आप देखेंगे कि ये सम्मानीय पेशा नहीं है। बहुत ही कई सारे लोग अदब सीखने के लिए इनके पास जाते थे। इनसे लोगों को तहजीब सीखना आता था, कैसे किसी से बात किया जाए। तो ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। यानी आप इनको ऐसे समझ सकते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस के लिए अच्छे से अच्छा इनाम तो पाते ही थे, और एक बड़े कुलीन या शाही सदस्य की भांति ये रहते थे, जैसे राजाओं के सामंत होते हैं, वैसे आप समझ सकते हैं कि कई बार उनसे भी अच्छी इनकी स्टेटस हुआ करती थी। और जैसा कि मैंने बताया कि जो शाही परिवार के लोग हैं, जैसे राजा महाराजा नवाब्स वगैरह जो हैं, उनके कई बार उन नवाब्स और जो बेगम वगैरह हुआ करती थी, उनकी जो संतानें हैं, वे उनसे विभिन्न कलाएं और शिष्टाचार सीखने के लिए जाते थे। तो आप इन तवाइफों की इज्जत और शोहरत का अंदाजा अगर लगा पा रहे हैं, तो एक इस चीज से भी लगा सकते हैं कि उस समय में आज की जैसे ही पैट्रियर्कल फैमिली है, पितृसत्तात्मक जो समाज है, उस समाज में जितनी पावर, जितना इन्फ्लुएंस आज के पुरुषों का नहीं है, उससे ज्यादा उस समय इन महिलाओं का इन्फ्लुएंस हुआ करता था। इन महिलाओं के पास उस समय से ज्यादा पावर हुआ करती थी। और उसका अंदाज लगाने के लिए यहां पर एक रिकॉर्ड मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिसमें कुछ ब्रिटिश रिकॉर्ड हैं जो ये बताते हैं कि लखनऊ के जब टैक्स लेजर्स को देखा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो ब्रिटिशर्स ने इन महिलाओं को भारतीय नागरिकों के उन सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले वर्ग में रखा है, नागरिकों के कैटेगरी में रखा है, जो भारत को सबसे ज्यादा उस समय टैक्स पे किया करते थे, यानी सबसे ज्यादा इनके पास रुपए पैसा हुआ करता था। तो यहां पर एक ऐसे है वीना तलवार ओल्डनबर्ग का, ये आप देख सकते हैं, ये उनका ऐसे है। उन्हीं के ऐसे से ये रेफरेंस भी मैं दे रहा हूं, जिससे कि आप समझ सके, और उनके रेफरेंस को आप पढ़ेंगे, उसी ऐसे का शुरुआती हिस्सा, और उसी शुरुआती हिस्से में एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिलती है तवाइफों का उस समय क्या रुतबा था। आप देख सकते हैं यहां पे उन्होंने लिखा हुआ है कि इन द सिविक टैक्स लेजर्स ऑफ 1858 to 77 and in the related official correspondence preserved in the municipal corporation records room, they were classed under the occupational category of dancing and singing girls. And as if it was not surprise enough to find the women in the tax records, it was even more remarkable that they were in the highest tax bracket. तो ये एक बहुत बड़ी बात है। एक तो बात यहां से ये पता चलती है कि ये हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में रखे जाने वाले लोग थे, यानी इनके पास इतना रुपया पैसा था, काफी अच्छी इनके पास में धन दौलत हुआ करती थी। एक तो ये बात है। दूसरी बात, यहां पर ब्रिटिशर्स ने देखिए एक शब्द का इस्तेमाल किया है, एंड दैट वर्ड इज डांसिंग एंड सिंगिंग गर्ल्स। सो ये वर्ड बाय वर्ड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कि आप इन्हें तवायफ्स भी लिख सकते थे, लेकिन टैक्स लेजर्स में उन्हें जो नाम दिया गया था उसमें, जैसे नवाब्स को आप नवाब्स लिखते हैं, आप किंग्स को, राजाओं को किंग्स लिखते हैं, बादशाह को आप बादशाह लिखते हैं, बट तवायफ्स को आप लिख रहे हैं डांसिंग एंड सिंगिंग गर्ल। मतलब उनके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, ये एक नाचने गाने वाली हैं, नाचने और गाने वाली। तो ये देखिए कैसे चीजें बदलती हैं, कैसे आप समझ सकते हैं कि शब्दों का गलत इस्तेमाल करने से और फिर उनकी लगातार प्रैक्टिस करने से क्या इंपैक्ट जाता है। और यही इंपैक्ट आज हमको दिखाई देता है कि हम कोई खास अंतर नहीं देखते तवाइफ्स और जिसको हम कह सकते हैं वेश्यावृत्ति या वेश्याओं, कोई खास अंतर नहीं देखते। तो यहां तक आपको यह क्लियर हो गया कि ये उन भारतीय नागरिकों में है जो सबसे ज्यादा कर टैक्स देने वाला वर्ग का हिस्सा है। और यह भी कहा गया कि इनके संगीत कार्यक्रम का खर्चा जो है वो कोई आम आदमी नहीं उठा सकता था, यानी अमीर लोग ही उठा सकते थे। स्वाभाविक सी बात है, ये नवाब्स के यहाँ या बड़े बड़े रसूखदार या व्यापारी जो हुआ करते थे, उनके पास अच्छा खासा पैसा होता था, वही आते थे इनके यहाँ पर, वही जा सकते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए भारत में और जब उन्होंने अपने पांव जमाने शुरू कर दिए,
तो ये वर्ग जो कभी बहुत अमीर लोगों का हुआ करता था, जिसमें बहुत अमीर लोग शुमार हुआ करते थे, वो पैसों के लिए संघर्ष में इतना ज्यादा मतलब संघर्षरत हो गया कि इन कलाकारों की भूमिका जो है वो चेंज हो गई, और अब ये कलाकार कलाकार ना होकर के देह व्यापार करने तक के लिए मजबूर हो गए। तो देह व्यापार करने के लिए मजबूर हो जाना ये काइंड ऑफ एग्जाम्पल है कि कैसे उपनिवेशवाद जो है वो भारतीय संस्कृति को न सिर्फ खराब करता है बल्कि रौंद डालता है। लेकिन मुद्दा यह है कि वो भारतीय संस्कृति को रौंद कैसे डालते हैं और क्यों, ये सब कैसे हुआ कि कभी तहजीब और संस्कार की पर्याय रहने वाली ये जो तवायफें हैं ये वैश्य बन गई, कैसे बन गई। और ये जो कोठे थे जहां संगीत की महफिलें लगा करती थी, वहां पर जिस्म फरोशी होने लगी, वो जिस्म फरोशी के अड्डे बन गए, और आज हम तवायफों को वैश्याएं ही समझते हैं। इसके बारे में और आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक शब्द मैंने यहां पर इस्तेमाल किया, वो शब्द है कोठा। कोठे को भी यहीं पर समझ लेते हैं, कोठा क्या है। जैसा कि अभी तक आपने देखा, कोठे को साधारण शब्दों में अगर आप समझें तो यही है कि जहां पर ये रहते हैं और जहां पर इनका प्रदर्शन स्थल होता है, तवायफों का जो इनका प्रदर्शन स्थल था। तो होता क्या था कि अभी आपने समझ लिया कि ये बहुत बड़े परफॉर्मर्स हुआ करते थे, और इस परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइज करने का काम जो है वो भी बड़े लोग ही कर सकते थे, क्योंकि इतना इनका चार्जेस हुआ करते थे कि कोई आम आदमी तो इसको ऑर्गेनाइज करा नहीं सकता था। तो इनके जो कोठे हुआ करते थे, यानी इनके जो निवास या परफॉर्मिंग स्थल जो हुआ करते थे, वो किसी बड़े कह सकते हैं कि बादशाह के निवास के पास में, या नवाब का जो महल है उसके पास में। तो ये भी, अब बादशाह का महल तो काफी बड़ा है, लेकिन उनके बराबर कई बार या फिर उन्हीं के पैरेलली आप अभी भी कई जगहों पर, जैसे लखनऊ इत्यादि में कहीं चले जाइए तो आपको देखने को मिल जाएगा कि वो एक 2 से 3 मंजिल की इमारतें हुआ करती थी, काफी बड़ी, मतलब उस समय 2-3 मंजिलों की इमारतें रखना, नीचे की ओर पूरी मार्केट्स हुआ करती थी, ऊपर की ओर 2-3 मंजिलें हुआ करती थी, वहां पर आप जाते थे तो वो कोठा कहला रहा है। मतलब आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि ये भी एक महल टाइप ही है, क्योंकि इनके पास इतना पैसा है तो उनको कोठा कहा था। तो कोठा बेसिकली उनके परफॉर्मिंग का वो हिस्सा है। तो वो उसको संस्कृति, कल्चर के तौर पर इसीलिए देखा जाता है, या कल्चर के तौर पर इसीलिए रखा जाता है या कहा जाता है, क्योंकि वहां पर कल्चर शो हुआ करती थी। कल्चर जो है वहां पर बनाया जाता था, लोग अपने बेटों को, बेटियों को उनके पास कल्चर सीखने के लिए भेजते थे। सो दैट इज वाई ये बहुत मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत ही शानदार एक समय में कला और संस्कृति का केंद्र रहते थे। तो अब बात यह है कि अब तवायफ क्या हैं, इस पर तो बहुत सारी आपने चर्चा करी ली, और अभी आगे भी करेंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा कि तवायफें जो हैं वो प्रोफेशनल सिंगर और डांसर हुआ करती थी, यानी कि गायिकाएं और नृत्यांगनाएं हुआ करती थी, पेशेवर। ठीक है। और इनको अलग अलग जगहों पर आप देखते हैं कि अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग जगहों पर इन्हें आप अलग अलग नामों से देखते हैं, जानते हैं। जैसा कि आप जो है ये दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करते थे, अपनी नज़ाकत का प्रदर्शन करते थे, ये उनका पेशा था। उत्तर भारत में लोग इसको अलग नाम से जानते हैं, दक्षिण भारत में अलग नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत में देवदासी इन्हीं को कहा जा रहा है, उत्तर भारत में तवायफ कहा जा रहा है, बंगाल में बाईजी के नाम से बहुत बुलाया जाता, गोवा में नायका इनको कहा जाता है या नायिका कहा जाता है। नायका या नायिका होती तो नायिका है, लेकिन नायिका में ई को वहां पर या की तरह बोला जाता है, तो नायका हो गया ऐसे करके। तो इसके अलावा मतलब आप देखेंगे कि ये जो है प्रोफेशनल नेम्स हुआ करते थे कभी, और इनके अलग अलग हम कह सकते हैं कि ग्रेडेशंस हैं, अलग अलग पदानुक्रम हैं, अलग अलग मिलते जुलते पेशा करने वाले कुछ लोग हैं जो तवायफ नहीं है, तवायफ की तरह हैं। कुछ उसमें से तवायफ हैं, कुछ दूसरे हिस्से भी हैं जो कला एवं संस्कृति को रिप्रेजेंट करते थे, परफॉर्म करते थे। तो उसमें से एक आध को आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कंजरी को आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक नाम कंजरी दिख रहा है। कंजरी ये एक बहुत अच्छी तरीके से इनको अगर आप देखेंगे तो ये सिद्ध हस्त यानी कि बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करने वाले लोग हुआ करते थे। इतिहासकार मोहम्मद हुसैन हैं,
मोहम्मद हुसैन आज़ाद एक बहुत ही फेमस इतिहासकार, उन्होंने एक किताब लिखी है सुखदान फारस। उसमें उन्होंने कंजरी के बारे में बताया हुआ है। वे कहते हैं कंजर या कंजरी, जिनको हिंदी में नृत्य करने वाले लोगों का समूह कहा जाता था। तो जो कंजरी है बेसिकली वो नृत्य करने वाले लोगों का समूह है। लेकिन 16वीं सेंचुरी में आप देखेंगे जब अकबर हैं, 16वीं शताब्दी की अगर हम बात करते हैं तो 16वीं सेंचुरी में भारत में जब अकबर का शासन रहा, काफी लंबा शासन उनका रहा, तो उन्होंने जो है ये जो कंजरी हैं इन्हें कंचनी कह के पुकारने के लिए एक आदेश, एक फरमान जारी किया था इनको कंचनी कहा जाए, कंजरी ना कहा जाए। तो कंचनी या कंजरी जो हैं ये एक बहुत अच्छी गायिकाएं और नृत्यांगनाएं हुआ करती थी। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है सिद्धहस्त गायिकाएं और नृत्यांगनाएं। इनको आप नाचने वाली गाने वाली उस तरह से नहीं कह सकते। नृत्य और गायन, आप सब हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर में आप नृत्य भी पढ़ते हैं और गायन भी पढ़ते हैं, संगीत भी पढ़ते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं। आज भी लोग उसको अपनाते हैं, तो वो नाचने गाने वाले लोग थोड़ी नहीं हो गए। तो एक तो ये समूह है, और इन्हीं समूह के साथ में जो परफॉर्म करने वाला जो बैंड हुआ करता था, उस बैंड को हम लोग बोलते थे ताइफा। ठीक है, ताइफा जो है वो कंचनियों के साथ में जो संगीतज्ञों का जो बैंड है उसको ताइफा बोला जाता था। कई लोग कहते हैं कि इसी का जो बहुवचन हुआ वो तवायफ हुआ। फिर इसके अलावा एक और शब्द आता है, एक और इसी में शब्दावली ऐड होती है, जिसमें जो तवायफ हैं वो अच्छे संगीतकार हैं, दक्ष संगीतकार हैं, गायकों और नृतकों का जो समूह है उसको हम लोग तवायफ कह रहे हैं। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। फिर एक है डेरेदार तवायफें, जो दक्ष संगीतकार, गायक और नर्तकियां हैं, उनका जब कुछ रिलेशन हमको कुछ शाही मुगल दरबारों के साथ देखने को मिलता है। मतलब ये एक तरीके से किसी नवाब या जो बादशाह हैं उनके पैटर्न की तरह जब दिखाई देते हैं, नवाब और ये सब इनके पैटर्न्स दिखाई देते हैं। मतलब उन्हीं के संरक्षण में जब ये अपने आप को नृत्य करते हुए या फिर अपना परफॉर्मेंस उन्हीं के लिए जब डेडिकेट करते हैं, तो उनको जो है डेरेदार तवायफें कहा जा रहा है। तो ये मतलब सभी के लिए नाच गाना प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, उसमें उनके दरबार में कोई भी शामिल हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन परफॉर्मेंस उन्हीं के कहने पर हो रही है। तो वो डेरेदार जो है वो तवायफें कही जाती थी। वे अपने वंश को मुगल शाही दरबारों के साथ में जोड़ा करती थी। तो बेसिकली ये उन्हीं के लिए परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो उनमें से बहुत सी नामी नृत्यांगनाएं हैं, बहुत से जो है गायिकाएं हैं, जिनके पास बहुत ढेर सारी सुख सुविधाएं हुआ करती थीं, और उनसे जुड़ना, एक तरीके से उनसे जुड़ा होना हैसियत, दौलत, सभ्यता, सौम्यता, इन सब का प्रतीक समझा जाता था। और मतलब कहने का ये कोई बुरी औरतें नहीं हैं या कोई ये बुरा पेशा नहीं है, बल्कि उनके साथ जुड़ना लोग जो है एक हैसियत का प्रतीक मानते थे। तो ये कोई वैसा पात्र नहीं है जिसको आप दया का पात्र समझें। ये स्वतंत्र हैं, मतलब अपना खुद अपने, जहां पर औरतें पर्दे में रह रही हैं, जहां पर औरतों को पुरुषों के आगे कुछ सोचने समझने नहीं दिया जा रहा है, उस जगह पर इनकी अपनी एक स्वतंत्र हैसियत है। एक बादशाह बनाने, बिगाड़ने, सब चीजों में इनका योगदान है। तो ये कोई ऐसी वैसी स्त्रियां नहीं हैं। तो ये एक बहुत ही हाई परफॉर्मिंग क्लास है। और इनके अलावा भी कुछ आपको दूसरी कैटेगरीज देखने को मिलेंगी, जैसे तकवाही आपको एक कैटेगरी देखने को मिलेगी। तकवाही या तकाही कोठे में ही रहती थी, और ये ऐसी स्त्रियां थी, ऐसी विमेंस थी जो कि वास्तव में किसी न किसी प्रकार से थोड़ा हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज रहती थी। सेक्सुअल मतलब इनकी कुछ न कुछ एक्टिविटीज रहती थी। तो ये थोड़ा तवायफ से अलग है, ये कैटेगरी अलग है। नाचना गाना इन्हें भी आता है, बट प्रोफेशनली ये किसी न किसी इस तरीके की अनएथिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती थी, और उसके लिए वो रकम भी उठाती थी। तो ये वो संभवतः स्त्रियां हैं जो कुछ गलत कार्यों में इन्वॉल्व होते हुए आपको देखने को मिलती हैं। फिर एक और कैटेगरी है जो कोठे में ही रहती है, मतलब तकवाही भी कोठे में ही मतलब इनको आप सामान्य जगह तो परफॉर्मेंस इस तरीके की करने को मिलेगी नहीं। एक और कैटेगरी हुआ करती थी जिसको खानगी या कनगी कहा जाता था, और ये भी कोई
ये भी आप थोड़ा सा इनको भी अनएथिकल मान सकते हैं, क्योंकि इनके कुछ हो सकता है कि ये विवाहित रही हों, या फिर हो सकता है ये विधवा हो गई हो विवाहित होने के बाद। उसके बावजूद भी इनके जो है कई सारे अलग अफेयर्स हुआ करते थे। कई सारे का मतलब बहुत सारे नहीं, एक या दो, जैसे किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, तो वैसे इनके भी कुछ अफेयर्स वगैरह होते थे। तो उन अपने आशिकों से या फिर उनसे जिनसे अफेयर्स है उनसे मिलने के लिए वो इन्हीं कोठों पर जाया करती थी। तो इनके एक से अधिक संबंध होते थे। ये किसी सामान्य परिवार से आते थे, बिलोंग करती थी, तो अपने आशिक या प्रेमी से मिलने के लिए उन कोठों पर जाया करती थी। तो ये दो कैटेगरीज आप तकवाई और खानगी को देख सकते हैं, ये तवायफों से अलग है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कुछ एक दो कैटेगरी ऐसी जरूर है जो अनएथिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, लेकिन इस कैटेगरी में तवायफों को नहीं गिना जा सकता। ये तकवाही और खनगी में तवायफों को नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि वो क्या हैं उनके ऊपर मैंने अभी आपको ये करके चर्चा करके बताया। एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षाविद हैं दानिश इकबाल। उनका कहना है कि कलाकारों की श्रेणी में केवल अव्वल लोगों को ही रखा जा सकता था, यानी कि तवायफें एक अव्वल श्रेणी की कलाकार हुआ करती थी। लेकिन तवायफों का ये जो इतिहास मैंने बताया, इसका एक पहलू जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ हम इन्हें केवल ये ना समझें कि ये वर्ग केवल और केवल एक तरीके से आर्ट एंड कल्चर प्रोपगेट करने वाला ही वर्ग रहा है। एक समय में जब औपनिवेशिक शासन है, तो 1857 की जब क्रांति होती है, जिसको बहुत सारे लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के तौर पर भी जानते हैं, उस समय इस वर्ग का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1857 के बाद आपको मालूम है कि मुगल परिवार जो है और जो नवाब्स वगैरह हैं, वो सब तितर बितर होने शुरू हो गए, वो तबाह हो गए एकदम। तो उस समय केवल ये मुगल बादशाह या फिर उनसे संबंधित नवाब्स, केवल यही सब लोग तबाह नहीं हुए, बल्कि कथक गायन करने वाले तमाम तरीके के लोग, शास्त्रीय गायक, जिनको संरक्षण मिलता था इन राजाओं महाराजाओं से, उनका संरक्षण समाप्त हो गया और उसकी वजह से ये संस्कृति भी बुरी तरीके से प्रभावित हुई। और जब मुगल सल्तनत कई दशकों के पतन का शिकार हुई, तो बहुत सारी जो तवायफें हैं वो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को छोड़ करके दूसरी रियासतों में जाकर के शरण लेना शुरू कर देती हैं। और ये पॉइंट पर्टिकुलरली आप आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ते हैं कि ये यहीं से आप देखते हैं कि जो शास्त्रीय डांस एंड म्यूजिक, डांसिंग एंड सिंगिंग है, उसका जो क्षेत्रीय रूप है, जिसको आप लोकगीत या लोक नृत्य के तौर पर देखते हैं, वो लोकगीत और लोक नृत्य के तौर पर इसी के बाद आना शुरू हो जाता है। तो जब इस तरीके का विनाश हुआ, तो ये तवायफें जो हैं वो अवध रीजन के आसपास जो है वो जाकर के अपनी शरण लेती हैं, और वहां के नवाब जो हैं, वहां के जो नवाब हैं, उन नवाबों ने इन कलाकारों को संरक्षण देना शुरू किया। तो कुछ दिन तक वहां भी मामला ठीक रहा, लेकिन 1857 का प्रभाव आपको मालूम है कि वहां अवध भी पहुंचा। अवध जाने के पीछे ज्यादा बड़ा रीजन ये था कि अवध जो है वो ब्रिटिशर्स के कहर से काफी हद तक बचा रहा था। शुरुआत में जब आपने प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध वगैरह जब देखा हो, तो उसके बाद से काफी सपोर्टिव रहा था अवध। तो ऐसा लगता नहीं था कि अवध के ऊपर कभी कोई आंच आएगी, लेकिन जब राज्य हड़प नीति आनी शुरू हुई तो अवध उस आंधी में उड़ गया। तो अंग्रेजों ने 1856 में अवध रियासत के ऊपर भी कब्जा कर लिया है। ये आपको मालूम है कि अवध रियासत के ऊपर भी ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया, और यहां से तवायफों की जो जिंदगी है उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला था। कारण यह था कि इस दौरान अंग्रेज जो हैं, ब्रिटिशर्स जो है, उन्होंने तवायफों का, उनको जो रूप देखने को मिला, उसे देखकर ब्रिटिशर्स के पैरों तले जमीन वैसे ही खिसकने वाली थी। अंग्रेजों ने, जिन्होंने इनको अभी तक केवल एक कोठे वाली के तौर पर देखा है, एक नृत्यांगना के तौर पर देखा है, नाचने वाली के तौर पर देखा है, उन्होंने इन लोगों का एक नया रूप भी देखा, जो कि एक वॉरियर की तरह था, एक योद्धा की तरह था। तो उनके तौर पर देखा गया। अंग्रेजों को उन्होंने
यानी कि इन तवायफ वर्ग ने अंग्रेजों को इतना नुकसान पहुंचाया, कुछ ब्रिटिशर्स ये एक्सेप्ट करते हैं कि जितना नुकसान तो सिपाहियों ने नहीं पहुंचाया, उससे कई गुना नुकसान जो है ये कोठे वाले लोगों ने पहुंचाया। कई सारे सिपाही जो है वो इसी वजह से मारे गए, क्योंकि वो इनसे जुड़े हुए थे। अब देखिए, यहां से इन महिलाओं के बारे में जब ये पता चला ब्रिटिशर्स को कि 1857 की क्रांति के पीछे बैकएंड से अगर एक देखा जाए तो बहुत बड़ा सपोर्ट जो विद्रोही थे उनको मिला कोठे से, तो ये सब देख करके ब्रिटिशर्स के हाथ पांव फूलने लगे और यहां से इन महिलाओं को कोठेदार या कोठे वाली कह करके बुलाया जाना शुरू कर दिया गया। तो हम समझेंगे कि इसको क्यों बुलाया गया और उससे क्या प्रभाव पड़ा, ब्रिटिशर्स की इनसे क्या दुश्मनी हो गई, क्या वो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और प्रसिद्ध जो तवायफे हैं उनके नामों पर चर्चा कर लेता हूं। कुछ बहुत ही फेमस कलाकार हैं जो उस समय की बहुत ही फेमस तवायफें हुआ करती थी, उनके नाम मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। देखिए, इसमें पहला नाम जो है, आपको एक नाम देखने को मिलेगा पियारू बेगम का। आप पियारू कह सकते हैं या प्यारू कह सकते हैं, एक ही बात है। पहला नाम आपको पियारू बेगम से मैं रूबरू कराता हूं। 20th सेंचुरी की शुरुआत में अब्दुल हलीम शरर ने नवाबों की प्रशासनिक व्यवस्था में अवध के जीवन और संस्कृत पर अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था गुलिस्ताए लखनऊ। तो उन्होंने जब गुलिस्ताए लखनऊ लिखा तो उसमें उन्होंने लिखा कि हकीम मेहंदी नाम के कैरेक्टर थे जो कि अवध के वजीर आजम बने थे, और हकीम मेहंदी जो अवध के वजीर आजम बने थे वो उनको वजीर आजम बनने में सहायता जिन्होंने करी थी वो ये पियारू बेगम थी, ये उन्होंने लिखा। उस समय अवध के नवाब शुजाउद्दौला हुआ करते थे। तो मतलब आप देखिए कि हकीम मेहंदी को माना जाता है कि बेहद सौम्य व्यक्ति, बहुत ही सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे, तो उन्हें भी नवाब शुजाउद्दौला के साथ अपनी जो सफलता मिल रही है उसमें पियारू बेगम का साथ लेना पड़ा था। पियारू नहीं, अवध के ये जो सूबेदार बने हुए थे, जब गवर्नर बने हुए थे, तो गवर्नर के तौर पर जब इनकी पहली नियुक्ति हुई तो उस समय शासकों को तोहफा देने का सॉरी, जब आप बनते थे तो भाई आप नजराने पेश किया करते थे, तोहफे दिया करते थे अपने ही नवाब को। तो इनके पास पैसा नहीं था अपने ही नवाब को तोहफा देने के लिए, हकीम मेहंदी को। तो वो पैसा जो है ये पियारू बेगम ने उनको प्रोवाइड कराया था। फिर इसी में एक दूसरा नाम है जिनका नाम है कुत्सिया बेगम। ठीक है, एक दूसरा नाम आपको देखने को मिलेगा कुत्सिया बेगम। ये स्टेटमेंट यहां पर गलत लिख गया है, ये स्टेटमेंट पिछला वाला ही रह गया, ये स्टेटमेंट आप हटा दीजिएगा। कुत्सिया बेगम के बारे में कहा जाता है कि ये एक बहुत ही साधारण स्त्री थी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके इनका ग्रेडेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ा। ये कुत्सिया बेगम का जो नाम है, ये नाम मोहम्मद शाह रंगीला से जुड़ता है। तो आप ये वाला पॉइंट यहां से हटा दीजिएगा, ये गलती से वही रखा रह गया। तो कुत्सिया बेगम जो है ये मोहम्मद शाह रंगीला जो है, मोहम्मद शाह रंगीला, तो मोहम्मद शाह रंगीला की बेगम बनी है, पत्नी बनी, उनसे इनकी शादी हुई। लेकिन शुरुआत में ये ख्वातीन हुआ करती थी, बाद में थोड़ा सा और ये बादशाह के निकट हुई तो इनको परी का दर्जा दिया गया, और बाद में इनकी शादी मोहम्मद शाह रंगीला से हुई, तो ये शाही बेगम बनी। फिर एक नाम आप यहां पर नूरबाई का देखते हैं। नूरबाई नादिर शाह इनके ऊपर फिदा हुए थे। नादिर शाह ने जब दिल्ली को लूटा तो उसी लूट में इनकी नज़र जो है वो नूरबाई पर पड़ी, और नूरबाई के ऊपर जब नज़र पड़ी तो वो उसको प्राप्त करना चाहता था, वो उसे यहाँ से लेकर के जाना चाहता था अपने साथ ईरान। तो रिक्वेस्ट करी है बाकायदे नादिर शाह ने नूर बेगम से कि आप अगर हमारे साथ चल देंगे तो मैं मारकाट तो रोकूंगा ही रोकूंगा, और जो भी मैंने लूट प्राप्त करी है उसका आधा से ज़्यादा हिस्सा, आधा हिस्सा या जितना आप कहेंगे उतना मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तो एक तरीके से प्रपोज किया हुआ है नूरबाई को, और बहुत ही तमीज़ के साथ, एक बदतमीज़ आदमी ने, नादिर शाह की बदतमीज़ी तो सब लोग जानते हैं, और एक मतलब ये वो समय है जिस समय नादिर शाह ने पूरी दिल्ली को रौंद डाला है,
कोई बचा ही हो शायद, मतलब हर जगह खून ही खून है, उस समय ये बड़ी तमीज से पेश आता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक भयंकर बूचर व्यक्ति जो है उसे भी तमीज से बात करनी पड़ी है। तो आप इनके स्टेटस को समझ सकते हैं कि इनका स्टेटस किस तरीके का है, तो इनका ओहदा जो है वो किस तरीके का हुआ करता था। एक और बहुत ही प्रसिद्ध नाम है जिनको आप सब लोग जानते हैं, बेगम हजरत महल, जो कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी, बेगम थी। इनके बारे में बताया जाता है कि ये भी पहले एक तवायफ थी, बाद में नवाब वाजिद अली शाह ने इनसे निकाह कर लिया था, इनसे शादी करी थी और इन्हें बेगम का दर्जा दिया था। 1856 की क्रांति में जब आप क्रांतिकारियों का नाम पढ़ते हैं तो उन क्रांतिकारियों की लिस्ट में लीडरशिप में नाम जब आता है तो अवध से अवध की बेगम हजरत महल का नाम आता है। 1856 में वाजिद अली शाह को जब निर्वासित कर दिया गया, उनको कलकत्ता भेज दिया गया, वो ठुमरी गाते हुए चले गए। तो उन्होंने ये बहुत अच्छी कथक की नृत्यांगना हुआ करती थी, और जो वाजिद अली शाह हैं वो कला के बहुत अच्छे संरक्षक थे, लेकिन उनको कथक नहीं आता था। तो फिर उन्होंने इनकी वजह से कथक सीखा कि यार कैसे पति हो यार, तुम्हारी बेगम को आता है, तुम्हें नहीं आता। तो उन्होंने सीखा, इनकी वजह से सीखा। फिर ठुमरी उमरी के बहुत अच्छे कह सकते हैं कि संरक्षक रहे नवाब वाजिद अली शाह। तो ये उसी समय की बात है। तो उनको तो निर्वासित कर दिया गया 1857 की क्रांति में। फिर इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्रांति को लीड किया उन्होंने। लखनऊ की रेजिडेंसी में इन्हीं के नेतृत्व में आक्रमण हुआ और पूरी रेजिडेंसी में बहुत सारे अंग्रेज मारे गए। उस समय ऐसा लगा कि अंग्रेजों के ऊपर फतेह हासिल हुई है। फिर एक और नाम आपको देखने को मिलता है, अजीजन बाई। ये भी एक बहुत ही फेमस तवायफ रही हैं। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भारतीय सिपाही शमशुद्दीन खान और कानपुर के जो नाना साहेब हैं उनके साथ इनकी निकटता देखी जाती है। लखनऊ की रहने वाली थी, बेहद कम उम्र में ये कानपुर पहुंच गई थी, और इनकी कहानी किसी ऐतिहासिक दस्तावेज में दर्ज नहीं करी गई, पुस्तक में नहीं लिखी गई। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई, लेकिन इनकी कहानी जिंदा है। जिंदा होने की वजहें हैं, इनके कुछ रिकॉर्ड्स मिलते हैं, अब कुछ लोक कथाएं हैं जो बताती हैं इनके बारे में। इसके अलावा जेएनयू की एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लता सिंह, उन्होंने कुछ पेपर्स लिखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि अजीजन जो है वो जो भी 1857 की जो क्रांति हुई उस दौरान जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो सिपाही हुआ करते थे, भारतीय सिपाही जो हुआ करते थे, उनको ये बहुत पसंद करती थी, और ये अपना रूप स्वरूप भी वैसे रखती थी। आप इसमें भी देख सकते हैं, पुरुषों जैसा थोड़ा सा वेश धारण करना, मेडल पहनना, घुड़सवारी करना, तेजी से दौड़ना, ये सब उन्हें बहुत पसंद था। इनके नज़दीक एक ऑफिसर थे, एक सैनिक थे जिनका नाम था शमशुद्दीन खान। और इसके अलावा कानपुर के जो नाना साहब हैं उनके साथ भी इनकी निकटता थी। इनके कोठे पर ही कई बार प्लानिंग्स हुआ करती थी कि कैसे जो है आगे क्या युद्ध होना है, कैसे होना है। बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स थे वो भी कोठे में आया करते थे, बट वो डांस देखने तो नहीं आते थे, वो दूसरे काम करने के लिए आते थे। तो उनसे बातें निकलवाना, क्या चीज़ होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो सब निकाल करके सिपाहियों को बताना, इन सब में अजीजन बाई और उनके साथियों का बहुत बड़ा योगदान है। और इसके अलावा एक और फेमस नाम गौहर जान। आप देख रहे हैं कि यहां पर गौहर जान की तस्वीर के सामने गांधी जी की भी तस्वीर लगी है। तो गौहर जान जिनके ऊपर पहले बनारस और फिर कलकत्ता के तमाम सारे रईस जो हैं, रईस रसिकगण जो हैं वो फिदा हुआ करते थे। तो ये वही गौहर जान है। इत्तेफाक से गौहर जान का जो समय है उस समय रिकॉर्डिंग्स वगैरह आनी शुरू हो चुकी थी। तो इन्होंने इनकी कई रिकॉर्डिंग्स आज भी मौजूद हैं। आप गौहर जान की रिकॉर्डिंग सर्च करेंगे यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगी, आप उनके गाने सुनिएगा तो आप उसी समय में पहुंच जाएंगे। अव्वल तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए, आज के लोग इतने एडवांस जीवन में जीते हैं कि पुराने गाने सुनना उन्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं एक रिकमेंडेशन दूंगा, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कला संस्कृत की पहचान है तो एक बार सुनिएगा, आपको समझ में आएगा कि उस समय के कितने इंपॉर्टेंस थी इस गाने की। तो उस समय तक इन्होंने रिकॉर्डिंग वगैरह भी की है। गांधी जी को इन्होंने अपने मुजरे में शामिल होने के लिए निवेदन दिया था, इसलिए गांधी जी का नाम जुड़ता है। और गांधी जी ने उस मुजरे में शामिल होने के लिए निवेदन को स्वीकार भी किया था। लेकिन मुद्दा यह है कि गांधी जी ने उसको स्वीकार क्यों किया था, एक तवायफ के मुजरे पर जाने के लिए गांधी जी क्यों राजी हुए, इसके बारे में
विक्रम संपत की किताब है माई नेम इज गौहर जान। तो माई नेम इज गौहर जान में विक्रम संपत ने लिखा है कि गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन के लिए उन्होंने स्वराज फंड, तिलक स्वराज फंड आप लोगों ने पढ़ा होगा, तिलक स्वराज फंड बनाया था और बहुत पैसा भी उसमें उन्होंने इकट्ठा किया था। तो उस तिलक स्वराज फंड में पैसा इकट्ठा करने के लिए, भागीदारी करने के लिए उन्होंने तमाम सारे समर्थकों को जुटाया था। उन समर्थकों में गौहर जान भी थी। तो उन्होंने गौहर जान से एक कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया और गौहर जान वो कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मान गई। अव्वल तो वो मुफ्त में किसी के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत पैसा लगता था गांधी जी के पास, तो स्वाभाविक सी बात है इतना पैसा नहीं रहा होगा, ये कोई नवाब तो थे नहीं। बट उनके कहने पर, स्वतंत्रता भी कोई चीज़ होती है, देशभक्ति भी कोई चीज़ होती है, उस समय सारी चीज़ें जागनी शुरू हो चुकी थी और बट ऑब्वियस है। तो उन्होंने गांधी जी के कहने पर एक परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज करी थी, लेकिन उसमें एक शर्त रखी थी कि इसमें आपको आना पड़ेगा, आप भी हमारे परफॉर्मेंस को देखने आएंगे। तो गांधी जी मुस्कुराते हुए हाँ कर देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है मैं आऊँगा। फिर गांधी जी ऐसा नहीं कि प्लान्ड वे में बाद में नहीं पहुंच पाए, उसका रीज़न ये था कि उनको कलकत्ता से फिर जो है वो बॉम्बे की तरफ जाना पड़ गया था। कार्यक्रम में आने का अनुरोध होता है, शर्त रखी गई है कि चंदा जमा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित होगा, लेकिन उसमें आपको आना पड़ेगा। लेकिन फिर विक्रम संपत लिखते हैं कि आंदोलन में बहुत ज़्यादा व्यस्तता हुई गांधी जी की, वो कलकत्ता में नहीं रहे और उसके बाद उन्होंने अपने बिहाफ पर शौकत अली को भेजा था कि आप हमारे बिहाफ पर उनका मुजरा देखने जाएंगे, ऑन बिहाफ ऑफ मी, और उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि मैं क्यों नहीं आ पाया। तो उन्होंने समझाने का प्रयास किया, वो समझ भी गई कि ठीक है ज़रूरत थी नहीं आए। बट उस समय उस मुजरे से 24,000 रुपये जो है वो इकट्ठे किए गए और फिर उन्होंने 24,000 रुपये में से 12,000 रुपये ही उन्होंने दिए। तो शौकत ने पूछा कि 12,000 रुपये क्यों दे रही हैं, बात तो 24,000 की हुई थी। तो उन्होंने कहा कि बात तो ये भी हुई थी कि गांधी जी आएंगे, पर गांधी जी के बिहाफ पे आप आए हैं, ये तो आधा काम हुआ, काम आधा हुआ है तो पैसे भी आधे दिए जाएंगे। तो खैर उस तिलक स्वराज फंड में इकट्ठा होना था पैसा, तो गांधी जी ने उसको एक्सेप्ट किया और वो जो है 12,000 रुपये जो है 12,000 रुपये इनको जो है वो प्राप्त हुए 24,000 रुपये में से। फिर एक और तवायफ हैं जिनका नाम है हसीना बाई, उनका भी संबंध आप गांधी जी से देख सकते हैं। इनका भी गांधी जी से संबंध निकलता है। 1920 से 1922 तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चला था। असहयोग आंदोलन में ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रदर्शन करने थे और जो सरकारी चीजें हैं और जो ब्रिटिशर्स की चीजें हैं उसका साथ देने से रोकना था। तो उनके कहने पर, गांधी जी के कहने पर असहयोग आंदोलन में उन्होंने, हसीना बाई ने जो है ये आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। उनके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के दौरान बनारस में तवायफों का जो नेतृत्व किया गया वो हसीना बाई के द्वारा किया गया और उन्होंने अपने सहयोगियों से, अपने जो भी वर्ग के लोग थे उन वर्ग के लोगों से कहा कि आप लोग जो गहने पहनती हैं वो आप अब गहने नहीं पहनेंगे, इसकी जगह पर आपको बेड़ियां पहननी है। और पूरे तवायफ वर्ग ने उस समय जो है बेड़ियां पहन करके ब्रिटिश शासन का विरोध किया, असहयोग आंदोलन का साथ दिया और विदेशी सामान का बहिष्कार करना शुरू किया। तो ऐसे तमाम सारे आपने देखा कि जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उन प्रसिद्ध कलाकारों के बारे में अब आपने जान लिया है। तो अब जब इन प्रसिद्ध कलाकारों के बारे में आपने जान लिया है तो अब उस सब चीज़ों को जानने के बाद अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इज्जतदार, दमदार, ओहदेदार, ये जो शानदार अदाकार लोग थे, उनकी जो संस्कृति थी, उनको अंग्रेजों ने क्यों और कैसे रौंद डाला, और इसका कारण ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो जब आप इसका कारण ढूंढने का प्रयास करेंगे तो इसका सबसे पहला कारण तो यही है कि ये बहुत ओहदेदार थी, बहुत इज्जतदार लोग हुआ करते थे, तो उनके पास पैसा बहुत था, बहुत पकड़ थी, बहुत ठसक थी इनके पास में, बहुत पावर थी, पैसा पावर सब कुछ था इनके पास में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों को इस वर्ग ने बेहद नुकसान पहुंचाया था और उसमें बहुत बड़ी उन्होंने भूमिका निभाई थी इस वर्ग ने। तो अंग्रेज पचा नहीं पा रहे हैं ये बात कि कैसे ये स्त्रियां होते हुए, विमेंस होते हुए
ये कैसे हमारी पावर को चैलेंज कर सकते हैं, इनके पास इतनी पावर कैसे आ सकती है। वे इस बात को देख के बहुत हैरान हो गए हैं कि कैसे बेगम हजरत महल, अजीजन बाई जैसी जो औरतें हैं, उन्होंने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी है उनसे। तो ये सब चीजों की बौखलाहट है उनके अंदर, ब्रिटिशर्स के अंदर। मतलब वो उतारू हैं इस चीज का बदला लेने के लिए। ब्रिटिशर्स जो हैं वो उनको उनका ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता था। तो अब औरत अगर उनकी ईगो को हर्ट करेगी तो यार उनको तो बर्दाश्त होगा नहीं। इसलिए ब्रिटिशर्स ने उन्हें बहुत तेजी से बदनाम करना शुरू किया, और बदनाम करने के क्रम में उन्होंने उन अदाकारों के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल किया वो वर्ड है नॉच गर्ल्स, यानी कि नाचने वाली स्त्रियां, नाच गर्ल्स। इनको नाचने वाली कहना, और नाचने वाली कहने में जो एक घृणित, जो एक मतलब किसी शब्द का इस्तेमाल करने का जो तरीका है, नाचने वाली, ये मतलब जो प्रक्रिया थी वो करनी शुरू करी। तो इस प्रकार से एक तो इन कलाकारों को, तवायफों को नाचने वाली जैसी हीन शब्द का प्रयोग इनके लिए किया गया। फिर इनके लिए वेश्या शब्द का प्रयोग करना शुरू किया गया, प्रोस्टिट्यूट कह करके तमाम सारे घृणित शब्दों से इनको संकेत करना शुरू कर दिया गया, जिससे कि इनको क्या हो, इनका जो है नुकसान होना शुरू हो। ये अपने आप में एक स्वतंत्र लोग हुआ करते थे, तो किसी से उसकी स्वतंत्रता छीन लीजिए, मुद्दा ही खत्म हो जाता है। पर लेकिन मुद्दा यही नहीं है, मुद्दा और भी है। आप देखिए कि वैसे तो अंग्रेज जो हैं वो तवायफों की पावर से पहले से ही मतलब अच्छी तरीके से उनको जानते थे, उनका क्या उनकी पावर क्या है, उनका क्या रुतबा है, ओहदा है, वो सब अच्छी तरीके से जानते थे ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने इन सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज करा था पहले ही। हिस्टोरिकल अकाउंट्स जो हैं वो ये बताते हैं कि जब राजाओं को युद्धों की जब आवश्यकता होती थी, तो युद्ध में आर्थिक सहायता अगर की जरूरत महसूस होती थी, तो कई बार ये आर्थिक सहायता पहुंचाती थी। आप ये समझ सकते हैं कि कितना उनकी पावर है। ये पावर का एक उदाहरण है कि अगर अंग्रेजों को भी अगर राजाओं को भी युद्ध में पैसे की आवश्यकता पड़ती थी, तो तवायफें कई बार वो युद्ध के लिए पैसा भेज देती थी। तो अंग्रेज ये समझ गए थे कि इन तवायफों को अगर हमें समाप्त करना है तो इनके लिए बहुत मतलब टैक्टफुली, यानी कि बहुत चतुराई से इनको हैंडल करना पड़ेगा। और क्योंकि बहुत ही टैक्टफुली इस चीज को किया गया, तभी मैंने यहां पर लिखा कि जानबूझ करके इनके लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है यहां पर। इसी बीच अंग्रेजों के हाथ में एक रिपोर्ट भी जो है वो हाथ लग गई है। जिस समय वो इनको बहुत प्लान्ड वे में इनको बदनाम करना चाह रहे हैं, उसी समय एक रिपोर्ट इनके हाथ में लगी है। रिपोर्ट में यह लिखा था कि हर 4 सैनिकों में से एक सैनिक को वेरनल डिजीज यानी कि यौन रोग हो गया था उस समय। ये इस तरीके की रिपोर्ट ब्रिटिशर्स को उस समय हाथ लगी है। वेरनल डिजीज का मतलब हो गया एक प्रकार की कंटेजिनियस डिजीज है ये, जिसको ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि इसमें मतलब बहुत सारे, क्योंकि ब्रिटिशर्स सैनिक जो हैं वो जैसा कि मैंने कुछ दूसरे पेशे बताए जो कि तवायफों से अलग थे पर कोठे में ही उपलब्ध थे, तो उनका इस्तेमाल किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, सैनिकों के द्वारा। तो बहुत सारे लोगों को इस प्रकार की डिजीज हो गई थी, सेक्स वर्कर्स कह सकते हैं हम उनको। तो उनकी वजह से ये हुआ था, और इसी वजह से युद्ध में बहुत बड़े मात्रा में सैनिक जो है वो मारे गए थे। तो इस प्रकार से मृत्यु दर को कम करने के लिए अंग्रेजों ने वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए एक्ट्स बनाने शुरू किए थे, और एक्ट्स बनाना जरूरी भी था उस समय। फिर उन्होंने भी जरूरी समझा, तो कंटेजिनियस डिजीज एक्ट लाया गया 1864, जिसका कि उद्देश्य यह हुआ कि सेक्स वर्कर को रेगुलेट किया जाए। ये आया किसके लिए है, आप देख सकते हैं, सेक्स वर्कर्स के लिए। और ये आप अभी तक समझ पाए होंगे कि जो तवायफे हैं वो सेक्स वर्कर्स नहीं है, वो एक अलग कैटेगरी है। ये एक अलग बात है कि उनकी उपलब्धता कई बार कोठे पर हो जाती थी। ब्रिटिशर्स के समय में इसकी उपलब्धता थोड़ी ज्यादा हो गई, तो उस समय ये उनको रेगुलेट करने के लिए एक्ट लाया गया। लेकिन अंग्रेजों ने सेक्स वर्कर्स की कैटेगरी में तवायफों को भी डाल दिया।
और उन्हें भी अब ये एक्ट जब लागू हुआ तो सबको जांच के अधीन कर दिया गया, सबको हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया जाएगा, एक विशेष प्रकार का कैंप बनाया गया, उस कैंप में इनको भर्ती किया जाएगा, उनके शरीर की जांच करी जाएगी गुप्त तरीके से। तो उसमें तवायफों को भी डाल दिया गया और उनको भी जांच के अधीन कर दिया गया। और इन सब चीजों का तवायफों पर यह नकारात्मक प्रभाव पड़ा कि लोगों ने यह समझना शुरू कर दिया कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन तवायफ एंड सेक्स वर्कर। तो ये ब्रिटिशर्स, मैंने आपको कहा ना, ये बहुत टैक्टफुली काम करना था, तो ये डेफिनेटली एक जानबूझ करके किया गया कार्य था, जिसमें स्वाभाविक सी बात है कि ये सब चीजों का तवायफों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना था। सेक्सुअल डिजीज का संदेह होने पर सेक्स वर्कर्स के साथ साथ तवायफों को भी अचानक से अनिवार्य जांच के लिए भेज दिया जाता था। वहां पर लॉक हॉस्पिटल्स बनाए गए थे, लॉक हॉस्पिटल्स में उनको कैद कर दिया जाता था। सेक्स वर्कर के साथ लॉक हॉस्पिटल्स बनाए जाने शुरू कर दिए गए, वहां पर उनको रखा जाता था बहुत बहुत दिन तक, फिर वो लौट कर आते थे तो उन्हें वो इज्जत नहीं मिलती थी। 1857 की क्रांति के बाद आप देखेंगे कि जिस तेजी से लाल बाजार प्रक्रिया, यानी कि जिसको आप आजकल जो है ये सब एरिया रेड अलर्ट पे रख दिए गए, रेड लाइटेड कर दिए गए, तो जो इनके रहने की जगह वो रेड लाइट एरियाज कहलाई जानी शुरू कर दी गई। वहां से उठा करके उनको लॉक हॉस्पिटल्स में रखा जाना शुरू कर दिया गया। तो बहुत सारे एरिया जो है वो रेड लाइट एरियाज के तौर पर प्रोपगेट किए गए, लॉक हॉस्पिटल्स बहुत सारे बनाए जाने शुरू कर दिए गए। तो जितनी तेजी से ये लाल बाजार, लॉक हॉस्पिटल्स ये उभरने शुरू हुए, उतनी ही तेजी से तवायफों की और उनकी जो परिष्कृत कला है उसको जो है हाशिए पर ढकेल दिया गया। और इस प्रकार से अब उनकी सेवा को लेकर के लोगों के अंदर भय पैदा होना शुरू हो गया, उन्हें कलंकित किया जाना शुरू कर दिया गया और लोग उन्हें कलंकित समझने लगे क्योंकि प्रूफ थे लोगों के पास अब। और इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यही हुआ कि उनके पेशे में जबरदस्त तरीके की गिरावट आई। हालांकि ये सब जानने के बाद भी जो आपने अभी तक जाना है कि हां इस तरीके से तवायफ जो हैं उनको डिग्रेड किया गया है, ये आपको आधी जानकारी अभी तक मिली है। इसका आधा सच और भी है, इसके पीछे का एक और आधा काला सच है जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। 1857 के बाद का सच आप देख रहे हैं, लेकिन 1857 से पहले का भी सच है जो उनके पेशे को आधे से ज्यादा बदनाम कर चुका है। तभी तो आप देख रहे हैं कि वेश्यावृत्ति आई, तभी तो बहुत सारे सैनिक जो हैं उनको वेरनल डिजीजेस हुई। तो ये सब के पीछे की कहानी जानना है तो एक और स्टोरी है इसी की, जो 20th सेंचुरी की शुरुआत से आपको देखने को मिलती है। उपनिवेशी प्रशासन और ईसाई मिशनरियों ने, यहां तक कि कुछ भारतीय समाज सुधारकों ने भी इन पेशेवरों को नॉच गर्ल्स के रूप में पेश किया था उस समय 20th सेंचुरी की शुरुआत में, जिसमें या जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि जो आम जनमानस है उसने तवायफों को और नृत्यांगनाओं को लोगों के विरुद्ध कर दिया। लोग उनसे, उनकी जो पहले इज्जत हुआ करती थी वो मिट्टी में मिलनी शुरू हो चुकी थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जिसको हम लोग 1813 के चार्टर एक्ट से जोड़ करके देख सकते हैं। अब 1813 के चार्टर एक्ट से कैसे जोड़ करके देख सकते हैं, उसके पीछे अगर समझने का प्रयास करें तो वास्तविक रूप में अंग्रेज भारत क्यों आए थे? भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, वो नवाब्स वगैरह बनने के लिए नहीं आए थे, वे यहां पर कोई स्थायी तौर पे आए भी नहीं थे। और इसीलिए इंग्लैंड से वे अपनी फैमिली को लेकर के नहीं आते थे, क्योंकि वो कम, जैसे आप लोग भी अभी जब युवा होते हो, जब आप एकदम युवा होते हो तो आपका परिवार ही नहीं होता, आप शादीशुदा तो होते नहीं हो, लेकिन अगर आपकी नौकरी जो है किसी दूसरे शहर में चली जाती है तो आप अकेले ही तो जाते हैं, युवा होते हैं आप अकेले जाते हैं। ऐसे ही वो इंग्लैंड से अकेले आते थे, फैमिली को लेकर के नहीं आते थे। यहां तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी थी कि केवल युवाओं को ही, खास तौर से जो अविवाहित युवा हैं उनको ही रिक्रूट किया जाएगा, उनको रिक्रूट करने पर थोड़ा सा उनका ज्यादा जोर रहता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत में ये लोग आते थे वो अविवाहित युवा थे विशेष तौर से। अब अविवाहित युवा हैं, यहां पर नौकरी पेशा कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट चेंज हो गया है, इतनी दूर जो है नौकरी करने के लिए आए हैं, तो इनको फैमिली की कमी तो महसूस होती ही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि बिना परिवार के यहां पर जीवन बिता रहे थे। इसलिए खासकर से जो बड़े अंग्रेज अधिकारी थे जिनके पास रुपया पैसा था, उन्होंने
कोठा कल्चर से निकटता जो है वो बढ़ानी शुरू कर दी, और उनमें से कुछ ने तो इनमें में से कुछ तवायफों से निकटता इस कदर बढ़ाई कि उन्हें इंडियन वाइफ्स के तौर पर वाइफ जो है बनाना शुरू कर दिया। हाँ, लेकिन उन्हें ब्रिटिश वाइफ्स जैसा अधिकार नहीं दिया जाता था। ये ब्रिटिशर्स भी काफी ज्यादा धनवान हुआ करते थे। अब इन्होंने तो देखिए नवाब हैं, बादशाह हैं, उन सब के ऊपर तमाम प्रकार की सहायक संधि वगैरह आरोपित कर रखी थी, और सहायक संधि क्योंकि जब लगा दिया था तो ये तमाम सारे नवाब्स और बादशाह जो हैं ये उनके कंट्रोल में आ गए थे। तवायफ जो थी वो पहले इन्हीं नवाबों के पैटर्न हुआ करती थी। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अब जब ये तवायफें इन ब्रिटिशर्स इन नवाबों की पैटर्न हुआ करती थी, नवाब की जो नवाबी है और जो बादशाही है वो सब तो अब हमने ओवरथ्रोन कर ली है, तो अब हमें इनका पैटर्न जो है वो बनना चाहिए। तो उन्होंने भी तवायफें जो हैं वो रखनी शुरू कर दी। मतलब अब स्वाभाविक सी बात है कि जिस तरह से जो सम्मान और जो संस्कृति और कला की पारखीपन भारतीय बादशाहों के पास था, क्या ब्रिटिशर्स के पास भी इन तवायफों की उस कला का पारखीपन रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। लेकिन फिर भी इन्होंने तवायफ जो हैं वो रखनी जो है वो शुरू कर दी। और वैसे भी क्योंकि जो अधीन शासक हैं वो अब तवायफों को रखने की उनकी हैसियत नहीं रही थी शासकों की। क्यों नहीं रही थी? क्योंकि उनके पास इतने पैसे कहां थे। अब नवाबों और बादशाहों के पास अब इनके मुशायरे ऑर्गेनाइज कराने के पैसे कहां थे। ब्रिटिशर्स के पास सारे जो कोष था उसमें कितना पैसा खर्चा हो रहा है, कहाँ खर्चा हो रहा है, ये सब तो अब अंग्रेजों के अधीन था ना। तो अब आप कहाँ से ऑर्गेनाइज करा सकते थे? तब उनके पास पैसा नहीं था। तब इन सब के लिए अब अंग्रेज जो हैं उन्होंने तवायफों का पैटर्न जो है वो बनना शुरू कर दिया, और इन्होंने तवायफों से वो काम नहीं करवाया जो बादशाह इत्यादि करवाते थे। इट मीन्स कि कला और संस्कृति का प्रदर्शन करना और उन्हें उनकी संस्कृति का संरक्षण देना, उनको ये सब अंग्रेजों को तो नहीं आता था, और ना ही वो ये करने आए थे। ऑब्वियस सी बात है, वो क्यों करते? तो बादशाहों और राजाओं महाराजाओं के विपरीत अंग्रेज जो हैं ये इन्हें वाइफ्स की तरह केवल देखते थे बस। तो वो जो कमी इनके जीवन में रहती थी उस कमी को पूरा करने का एक माध्यम उन्होंने बना लिया था। तो इस प्रकार से अंग्रेज जो हैं वो अब साहिब्स हो गए थे, और अब इन साहिब्स के संतानें भी होनी शुरू हो गई थी। उन्हीं संतानों को हम लोग जो है एंग्लो इंडियन के तौर पर देखते हैं। कुछ एंग्लो इंडियंस जो है वो होने शुरू कर गए थे। इनफैक्ट ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स उनको उस परिवार का ख्याल नहीं रखते थे, वो परिवार का ख्याल भी रखते थे, सब कुछ होता था, लेकिन वो ब्रिटिशर्स इंडियंस नहीं थे। वो ब्रिटिशर्स इंडियन वाइफ्स तो रख रहे थे बट इंडियंस नहीं थे ब्रिटिशर्स ही। तो अगर उन्होंने उनको पूरा दर्जा देना था तो उन वाइफ्स को वो ब्रिटेन भी लेकर के जाते, वहां पर उनके जो अधिकार हैं वो भी उन्हें दिलाते, पर ऐसा होता नहीं था। इन वाइफ्स को पूरा अधिकार दिया जाता था, लेकिन ये इनकी जानकारी ब्रिटेन में उनके परिवार को होती ही नहीं थी। उनको मालूम ही नहीं होता था कि इनका एक परिवार यहां पर भी है। यानी आप ये समझिए कि दो देशों में इनके दो परिवार होते थे। अधिकार मिलते थे इन लोगों को, लेकिन उतने नहीं मिलते थे जितनी एक रियल ब्रिटिशर्स की वाइफ्स को जो अधिकार मिलने चाहिए थे, वो वाले अधिकार जो मिलने चाहिए थे वो अधिकार इनको नहीं मिलते थे। तो अब मैं जो बात कर रहा था चार्टर एक्ट 1813 की, वो चार्टर एक्ट 1813 का यहां पर क्या रोल है उसको आइए समझने का प्रयास करते हैं। चार्टर एक्ट 1813 जब भारत आता है तो ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी जाती है, और जब ईसाई मिशनरीज को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिलती है तो उसी के साथ साथ एक और अनुमति मिलती है कि अभी तक जो प्रेफरेंसेस दिए जाते थे कि अविवाहित मतलब जो पुरुष हैं वही आ सकते थे भारत, यानी कि वो अपने परिवार को लेकर के नहीं आते थे। सीधे तौर पे कहें कि अकेले आते थे, कोई भी स्त्री उनके साथ नहीं आती थी, पत्नी वगैरह कोई नहीं आती थी। तो अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो ब्रिटिश महिलाएं जो हैं वो भारत आ सकती थी 1813 के चार्टर के साथ साथ। ठीक है, तो इसमें एक आपको देखने को मिलेगा कि ईसाई मिशनरीज के साथ साथ जो है ब्रिटिश महिलाओं को भी भारत में आने की जो परमिशन है वो 1813 के चार्टर से मिली। और अब जहां ब्रिटिश महिलाएं आई तो उन्हें, जब वो यहां पर आती हैं तो उन्हें तो मालूम नहीं है कि ये तो इंडियन वाइफ्स रखे हुए हैं। अब यहां पर देख रहे हैं तो इनका पूरा भरा परिवार है, आंखें फटी रह जाती हैं उनकी।
तब उन्हें पता चला कि उनके जो हस्बैंड्स हैं वो यहाँ पर ऐसे रह रहे हैं, इंडियन वाइफ्स उन्होंने रख रखी है, नवाब्स की तरह रह रहे हैं, नवाब्स को कंट्रोल कर रखा है। ये सब चीजें अंग्रेजों को वहां ब्रिटेन में पता नहीं है। आप सोचिए, ये ब्रिटिश कल्चर में एक वाइफ्स का कल्चर चलता था। यहां पर उनकी एक से अधिक, मतलब जैसे नवाबों की एक से अधिक रानियां हैं, वैसे इनकी एक से अधिक वाइफ्स हुआ करती थी, क्योंकि ये उनके उसी तरीके से पैटर्न बनने की कोशिश कर रहे थे, बस वो कला संस्कृति को प्रोपगेट नहीं कर रहे थे। तो भारतीय राजाओं और महाराजाओं और नवाबों की तरह इनकी एक से अधिक 10-10, 12-12, 15-15 वाइफ्स हैं। और ये सब देख करके ब्रिटिश महिलाओं ने, जिन्हें इन सब का जिम्मेदार अपने अपने हस्बैंड्स को मानना चाहिए था, उन्होंने इन सब के लिए भारतीय पत्नियों को, यानी इनकी जो भारतीय वाइफ्स हैं, उनको जो है अपना निशाना बनाना शुरू किया और उनके ऊपर गुस्सा उतारना शुरू किया और उनको घृणित भरी भाषा में उन ब्रिटिश वाइफ्स ने इंडियन वाइफ्स को नॉच गर्ल्स कह करके बुलाना शुरू किया और बुला करके उनको डिग्रेड करना शुरू कर दिया, मतलब उनकी बेइज्जती करनी शुरू कर दी। अब यहां पर महिला वर्सेस महिला वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आ गया, मतलब मैं इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन उस समय तो ऐसा हुआ कि मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही है भारतीय होकर के। वैसे भी इंडियंस को ब्रिटिशर्स ने इस तरीके से ही शो ऑफ किया था हर जगह पर कि ये सब पिछड़े लोग हैं, तो ये इज्जत ही नहीं करती थी बिल्कुल। जबकि आप देखिए तो वास्तविक रूप में क्या है कि बेइज्जती आपकी हुई है, लेकिन उन्होंने भारतीय महिलाओं को गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल, यही जो जिनको आप देखते हैं कि अनएथिकल वर्ड्स या अनएथिकल प्रोफेशंस वाले वर्ड्स जो हैं वो कहना शुरू कर दिया। ब्रिटिश अधिकारियों और ब्रिटिश महिलाओं ने भारतीय तवायफों को नाचने वाली, कोठे वाली, वेश्या, प्रोस्टिट्यूट, इस तरीके के शब्दों को कहना शुरू किया। अब ये सब 1857 से पहले का बात है। तो इस तरीके से जहां पर भारत में, जहां अंग्रेज भारतीय शासकों पर अपने वर्चस्व के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, अपने पावर को कंट्रोल करने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, तमाम सारे क्षेत्रीय शासकों से युद्ध लड़ रहे हैं ब्रिटिशर्स, वहीं यहां भारत में एक और युद्ध होना शुरू हो गया है, वाइफ्स वर्सेस वाइफ्स, ब्रिटिश वाइफ्स वर्सेस इंडियन वाइफ्स। इनके बीच में युद्ध होना शुरू हो रहा है कि कौन वास्तविक रूप में है। ऑब्वियस सी बात है, वास्तविक रूप में कौन होगा, ब्रिटिश वाइफ्स ही होंगी। और उन्होंने भारतीय वाइफ्स जो हैं उनको, जो कि तवायफ्स हैं, जो कि डिग्रेड ऑलरेडी करी गई हैं, उनके लिए इस तरीके की तमाम भद्दे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने करना जो है वो शुरू कर दिया, खुले तौर पर एकदम करना शुरू कर दिया। और इस तरीके से, इस प्रकार से जहां एक और रोजी रोटी इनकी तबाह हुई ये सब करने के बाद, और रोजी रोटी तबाह होने के बाद उनमें से कुछ लोगों ने जब अपना, मतलब उनका प्रोफेशन समाप्त हो गया, जब वो मजबूर हो गई, जब नवाबों का संरक्षण समाप्त हो गया, जब वो अंग्रेजों के संरक्षण में जाने के लिए जब मजबूर हो गई, तो वो अब नाच गाने से बहुत ज्यादा, अब वो जिस्म फरोशी उनका करना, उन महिलाओं का अपना पेट भरने के लिए, ये उनका एक मजबूरी हो गया। तो जिस्म फरोशी से इस पेशे का संबंध होना शुरू हो जाता है। उसके पीछे प्रमुख कारण आप देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स हैं, उनकी पॉलिसीज हैं। अब वहीं दूसरी ओर 1857 में जो कोठा कल्चर्स के जो प्रमुख तवायफे थी, उन्होंने क्रांतिकारियों की तरह जो है अपना एक रूप प्रस्तुत कर दिया। तो पहले तो इंडियन ब्रिटिश वाइफ्स को नुकसान पहुंचाया गया, उनको दिक्कत हुई है, चोट पहुंची है। फिर ब्रिटिश अधिकारियों को नुकसान पहुंचा है। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स को दो तरफा चोट लगी है। इसलिए 1857 की क्रांति के पश्चात तो इस पेशे को बुरी तरीके से बर्बाद करने का अंग्रेजों ने ठान ली, और अंग्रेजों ने उनको बदनाम करने की जो कसम खाई, उसी क्रम में आप देखते हैं कि इस तरीके के घृणित शब्दों का प्रयोग किया जाना उनके लिए शुरू कर दिया गया। और तब फिर वही बात है कि फिर अंग्रेजों ने उनको जांच केंद्र के अधीन करना शुरू कर दिया, उनके कोठे की जांच होनी शुरू कर दी गई, और उनके पास बहुत पैसे हुआ करते थे। शुरुआत में मैंने आपको बताया बहुत धनवान हुआ करते थे, उनके संपत्ति को लूटा जाना शुरू कर दिया गया, एक एक करके सारी संपत्तियां जब्त कर ली गई। कोठे जो कला और संस्कृति की कभी पहचान हुआ करते थे, तो वो अब कोठे कला और संस्कृति की नहीं बल्कि सेक्स वर्कर्स के अड्डे बनते चले गए। सूफी, कथक, नृत्यांगना
मंजरी चतुर्वेदी कहती हैं कि तवायफ हमारे इतिहास का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग हुआ करती थी। वो कहती हैं कि एक बहुत ही फेमस शायर हुए मिर्जा गालिब, आप सब भी जानते होंगे, लेकिन मिर्जा गालिब को मिर्जा गालिब बनाने का जो क्रेडिट है वो भी एक तवायफ को जाता है, जिनका नाम है नवाब जान। वो नवाब जान ने मिर्जा गालिब की शायरी को जब पढ़ा तब मिर्जा गालिब बने। तो तवायफ की कला और संस्कृति को देह व्यापार से जोड़ करके इन्हें नीचा बना दिया गया, और आज जिस फरोशी के लिए तवायफ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, आप देखते हैं कि इस तरीके से तवायफ शब्द का इस्तेमाल जिस फरोशी के लिए किया जाना शुरू कर दिया गया है। और अब बस बचे हैं तो कोठे, जहां पे लड़कियों को अगवा करके लालच देकर उनकी मर्जी के खिलाफ जिस्म फरोशी के लिए उनको मजबूर कर दिया जाता है। तो वो संस्कृति, वो कल्चर के संरक्षक, वो कल्चर के को बोने वाले लोग, उसको उगाने वाले लोग, उसको संजोने वाले लोग, उसको पालने वाले लोग अब नहीं रहे। अब नृत्य गायन सब होता है, लेकिन अपने जो कह सकते हैं कि पैसा लोग देते हैं और पैसा कमाने के लिए अब ये सारी चीजें होनी शुरू हो चुकी हैं, जिसमें अव्वल जो है वो जिस्म फरोशी है। इसलिए अब जो है वो जो कोठा कल्चर है वो खत्म हो गया है। इस लेक्चर ने आपके मन में शायद हो सकता है कि दोनों के बीच के अंतर स्पष्ट किए होंगे कि जो वेश्यावृत्ति है वो अलग है, और वो वेश्यावृत्ति लाई गई है और इसको जोड़ा गया है तवायफों के साथ। तवायफ वैश्याएं नहीं हैं। आज भी तमाम सारे लोग, यहां तक कि बहुत सारे लोग आज भी जो है वो नाचने गाने को एक अच्छे प्रोफेशन के तौर पर नहीं लेते। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी लोग नहीं करते। अब इसके पीछे यही सब कहानियां हैं, यही सब चीजें हैं जो अभी तक चली आ रही हैं कंटिन्यूस हैं। इसे दूर करना होगा, इसे संरक्षित करना होगा। ये बहुत शानदार चीज है, इसे संरक्षण दिया जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि इन सब चीजों के बारे में और अच्छी तरीके से स्टोरी के फॉर्मेट में और रियलिस्टिक तरीके से अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप ये एक किताब पढ़ सकते हैं। लोक भारती प्रकाशन की किताब है ये, कोठे वालियां, अमृतलाल नागर की ये रचना है। आप इसको पढ़िएगा। इस लेक्चर को देखने के बाद जब आप इसको पढ़ेंगे तो और ज्यादा अच्छी तरीके से ये आपको समझ में आएगा। भारत में, भारतीय समाज में महिलाओं को कितना डिग्रेड किया गया है, और उसके बावजूद भी महिलाएं आज सशक्त हैं। शक्ति का एक रूप जो हमेशा से एंशिएंट टाइम से उनको बनाया जाता रहा है, और उन्हीं को ही बदनाम इस समाज ने किया है हमेशा। तो ये हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये आपके एसे में भी काम आएगा। आप यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेक्चर को देखते हैं तो आपके लिए एसे में बहुत अच्छे से काम आ सकता है। भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका के लिए इस पे प्रश्न बन सकते हैं। अभी फिल्म आई है तो उसके तौर पर भी आप इन सब चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करते हुए पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो इसको देखिएगा ज़रूर, और बताइएगा कि आपको ये लेक्चर जो है कैसा लगा, और ये भी बताइएगा कि केस स्टडी का ये फर्स्ट पार्ट है ये आपको कैसा लगा। इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें जो आपको किताबों में पढ़ने को आसानी से नहीं मिलती हैं, ऐसी केस स्टडीज़ मुझे और लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। आपका इस पर क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अव्वल तो इस लेक्चर की पीडीएफ की कोई आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं virat.dubey इस पर, और हमारे टेलीग्राम से सोशली ज़रूर जुड़िएगा। इस लेक्चर के बारे में रेफरेंस देते हुए आप मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर बताइएगा, मैसेज कीजिएगा, ठीक है। और आप मुझे अपने विचार भी भेज सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर। साथ ही साथ अपने विचार आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। virat.dubey इस नाम से ही आप मुझे कहीं पर भी खोजेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। आशा करते हैं स्वतंत्रता संग्राम के इन महिला क्रांतिकारियों को आप याद रखेंगे, उनके कला का, उनके संस्कृति का आप सम्मान करेंगे। इसी आशा के साथ अलविदा करते हैं। धन्यवाद।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।